हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो आपका हो जाता है कि जो आपका सीटेट का एग्जाम है वो कब तक होगा। अब भाई एग्जाम के लिए तो फॉर्म आने जरूरी है, और फॉर्म कब तक आएंगे, क्योंकि जब फॉर्म आते हैं उसके 3 से 4 मंथ के बाद एग्जाम कराए जाते हैं, ठीक है ना। तो कब तक फॉर्म आएंगे और एग्जाम कब तक होंगे, तो इसी पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल भी कहीं मत जाइएगा क्लास को छोड़कर, क्योंकि हर एक चीज आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और एक चीज बताना चाहेंगे कि आप लोग तैयारी कहाँ से करें, तो आप लोग चैनल से जुड़ जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ठीक है ना। और क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं आपकी, कल से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कंटिन्यू, ठीक है। तो आप लोग जरूर जुड़े। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या जानेंगे कि फॉर्म कब तक आएंगे। तो जो आप लोगों के फॉर्म हो जाते हैं, यानी कि जो सीटेट के फॉर्म हो जाते हैं, वो फॉर्म मान के चलिए 15 अगस्त तक। कब तक? तो 15 अगस्त तक आ जाने चाहिए, फॉर्म आ जाएंगे। अब एग्जाम कब तक होंगे? कुछ लोग कमेंट कर रहे थे क्या मैम जुलाई में एग्जाम होंगे, तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1% भी चांस नहीं है। अभी तक जब फॉर्म नहीं आए, फॉर्म आते हैं उसके बाद करेक्शन डेट आती है, क्योंकि ऐसा हो जाता है कुछ गलतियां कुछ कमियां रह जाती हैं, तो करेक्शन डेट आती है। फिर उसके बाद उसमें और भी प्रक्रिया होती है, फिर 3 से 4 महीने के बाद एग्जाम होते हैं। तो अभी जुलाई में तो बिल्कुल 0% भी मान के मत चलिए, यानी हर चीज 0 ही है। एग्जाम यानी सीटेट का एग्जाम जुलाई में 0 ही है। और यहाँ फॉर्म कब तक आएंगे? तो 15 अगस्त तक आ जाएंगे फॉर्म आपके। एग्जाम कब तक होंगे? तो मान के क्या चलिए, यानी आपकी एग्जाम दिसंबर में ही होंगे, कराए जाएंगे फर्स्ट वीक में। और बाकी डेट गड़बड़ भी सकती है, तो अभी ये चीज कंफर्म नहीं है, लेकिन एग्जाम आप लोगों के दिसंबर में ही होंगे, ठीक है। कब तक होंगे? तो दिसंबर। और कैसे करें तैयारी, इस पे भी डिस्कस करेंगे। क्या सिलेबस में परिवर्तन होगा? तो कोई भी परिवर्तन सिलेबस में नहीं होगा। आपको वही चीजें पढ़नी है, जो चीजें अभी पढ़ी जा रही थी वही आपको पढ़नी है। जैसे एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी जो सीटेट में हो जाता है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ ली तो आप एक ही बार में, जैसे बहुत लोग कहते हैं कि मैम हमने कई बार एग्जाम दिए, सीटेट के कई बार एग्जाम दिए, लेकिन क्या होता है हम क्वालिफाई ही नहीं कर पाते, कहीं 1 नंबर से रह जाते हैं, कहीं 2 नंबर से रह जाते हैं। ऐसा क्यों? तो 1 नंबर से 2 नंबर से रहने का रीजन यही है, यानी फेल होने का रीजन ही यही है कि आपने क्या किया, अच्छे से तैयारी नहीं की, चीजों को समझा नहीं, चीजों को रट कर आपने किया कि आपने टाइम तो दिया स्टडी को, लेकिन आपने क्या किया, आपने चीजों को अच्छे से नहीं समझा। और जब अच्छे से नहीं समझा तो 1-2 नंबर से आप रह गए, वही चीज तो हो जाती। तो अफसोस भी होता है, दुख भी होता है कि भाई हमने तैयारी भी की, मेहनत भी की, हमने स्टडी को टाइम भी दिया, फिर भी हम 1-2 नंबर से रह रहे हैं, है ना। तो ये चीज हो जाती है। तो सिलेबस में तो कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और तैयारी कैसे करें और कहां से करें, तो तैयारी करने के लिए जैसा कि अभी बताया कि एनसीईआरटी आपको पढ़नी है। आपको क्या करना है, आपको थ्योरी भी पढ़नी है। थ्योरी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ऐसा नहीं आपने सिर्फ क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको क्या होंगी, बारीकियां पता चलेंगी। और जब बारीकियां पता चलेंगी, क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप उसको अच्छे से कर पाएंगे। जैसे कहते हैं, जैसे सपोज देन कुछ क्वेश्चन बड़े फंसाने वाले आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? होते तो बड़े इजी हैं, लेकिन आपको क्या लगेगा, 4 ऑप्शन है भाई, चारों तो ऑप्शन हमें तो भाई बिल्कुल सही लग रहे हैं, लेकिन उसमें एक ही सही होता है। ये तो आपको पता है, ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन होते हैं भाई उसमें तो एक ही सही होगा ना। तो जैसे मान के चलिए, सपोज देन मैंने कहा कि अगर बच्चा स्टडी अच्छे से नहीं कर पा रहा है तो किसकी गलती है, तो उसमें दे दिया माता पिता की, शिक्षक की, बच्चे की स्वयं की, या किसी की भी नहीं। अब आप कहेंगे किसकी गलती है? आपने क्या किया, शिक्षक की गलती कर दी, है ना। या आपने शिक्षक की नहीं की, आपने बच्चे की कर दी गलती, क्योंकि बच्चे ने पढ़ा नहीं, तो क्या हुआ, बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया और बच्चा फेल हो गया। यही चीज तो होती है ना। तो लेकिन वहां पे आंसर तो आपका गलत हो गया। कैसे गलत हो गया? गलती बच्चे की आपको नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे परिवेश में अच्छी शिक्षा देकर
बच्चे को अच्छे से समझकर उसमें क्या प्रॉब्लम है, बच्चा क्यों नहीं सीख पा रहा है, बच्चे में ऐसी क्या चीज है जो बच्चे चीजों को नहीं समझ पा रहे हैं, है ना। तो वो सभी चीजें आपको क्या करनी है, चीजों को आपको समझ लेना है, बच्चे को आपको समझ लेना है, उसके अनुसार उसको शिक्षा देनी है। तो भाई किसकी गलती हुई, तो शिक्षक की, क्योंकि शिक्षक इसीलिए इस तरह से रखे जाते हैं ट्रेंड शिक्षक कि बच्चों के बारे में जाने, उनकी बारीकियों के बारे में जाने। अगर बच्चा देर से सीख पा रहा है तो क्यों सीख पा रहा है। भाई क्लास में 30 से 35 बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कुछ बच्चे सामान्य होते हैं, यानी ना देर में ना जल्दी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, बहुत देर में सीख पाते हैं और कभी कभी तो वो सीख ही नहीं पाते, है ना। तो वो चीज हो जाती है। तो इसलिए क्या है, शिक्षक को ध्यान देना चाहिए और शिक्षक ही क्या करेगा, इसमें अगर ऐसा ऑप्शन आता है तो आपको वहां पे ही टिक करना रहेगा, ना कि बच्चे को। और बच्चा क्या है, बच्चे को तो हमें गलत ठहराना ही नहीं है, ना तो बच्चे को मारना है, ना बच्चे को पीटना है, ना बच्चे को आंख दिखानी है। यानी बच्चा अगर मान के चलिए बच्चा सब कुछ है ना। बच्चा क्या करेगा, लर्निंग कैसे करेगा, ये चीज और ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं इसलिए चीजें बता रही हूँ कि आपके ये चीजें सिलेबस में है और ये महत्वपूर्ण है। ये आपको 3 से 4 नंबर दे के जाती है। ये जो आपका हो जाता है ये टॉपिक, ये 3 से 4 नंबर आपको दे के जाता है। और ऐसे ऐसे आपके जो टॉपिक होंगे, एक एक टॉपिक में आपके 2-2 नंबर छिपे होंगे। तो इस तरह से आप अच्छे से सीटेट क्वालिफाई कर पाएंगे और बहुत ही आसान भाषा में आपको चीजें बताई जाएंगी। ऐसा लगेगा कि आप कहानी सीख रहे हो, कहानी समझ रहे हो, लेकिन आप क्या करेंगे, रियल में आप स्टडी कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आपका जो आपको खुद का चैनल है नायरा स्टडी हब, यहाँ पे इसी तरह से एजुकेशन दी जाती है, प्लस कोई भी आपसे फीस नहीं ली जाती है। फ्री पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, फ्री क्लासेस मिलती है। तो हर एक चीज आपको इतने फ्री में हर एक चीज मिल रही है, तो क्यों ना हम लाभ उठाएं, है ना। खुद भी लाभ उठाएं और अपने फ्रेंड्स को भी सजेशन करें, उनको भी वीडियो शेयर करें, जिससे वो भी जुड़ पाए। तो यहाँ पे हम लोग यही बात कर रहे थे कि तैयारी कैसे करना है आपको। तो इस तरह से आपको डीपली तैयारी करनी है, रोज क्लास अटेंड करना है, क्लास को मिस नहीं करना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम भाई सभी हमें लोग मनुष्य क्या करते हैं, अरे ये वर्क कल कर लेंगे। फिर जब कल होता है कहते नहीं, कल तो कभी होता ही नहीं, आज ही होता है। तो फिर आज आया तो फिर कहा नहीं ये कल कर लेंगे, और कल करते हुए वो सारे पल निकल जाते हैं जिसमें हम कुछ कर सकते हैं, कुछ सक्सेस हो सकते हैं। और बहुत लोगों के माइंड में तो ये चीज चल रही होती है कि अरे हम एजुकेशन लेकर ही क्या करेंगे, जॉब तो हमें मिलनी नहीं है। अरे जो कर रहे हैं तो वो क्या कहीं और से आए हैं, नई दुनिया से आए हैं क्या? ऐसा तो है नहीं, कोई नई दुनिया से तो नहीं आया, दूसरी दुनिया से तो नहीं आया। वो जो जॉब कर रहे हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, स्कूल में शिक्षक हैं, तो वो कहाँ से आए? आप उनको देखें जो सक्सेस हैं, आप उनको ना देखें जो सक्सेस नहीं है। क्योंकि हम उनको अगर देखेंगे जो सक्सेस नहीं है तो हम वैसे ही हो जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें मेहनत करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा एफर्ट डालने पड़ते हैं, चीजों को समझना होता है। अगर हम सारा टाइम मनोरंजन में बिता देंगे, सोने में बिता देंगे, बैठने में बिता देंगे, बातों में बिता देंगे, तो हम क्या करेंगे, हम किसी का मुकाबला ही नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये सभी चीजें हो जाती है। तो इसलिए ये जो माइंड में भ्रम चल रहा है ना कि जॉब तो मिल ही नहीं सकती, तो अगर जॉब नहीं मिलेगी तो आप इतने काबिल तो हो जाएंगे कि आप अपनी जीविका तो कमा सकेंगे, है ना। तो ये भी एक चीज होती है कि कहते हैं एजुकेशन कभी खराब नहीं जाती, कुछ भी किया हुआ कभी खराब नहीं जाता है। तो बस ये चीजें आप सोच के चलें। बाकी यहाँ पे देखिए, फिर से मैं थोड़ा सा चीजों को रिपीट कर देती हूँ कि फॉर्म कब तक आएंगे। तो मान के चले आप 15 अगस्त तक आ जाने चाहिए। और दूसरी बात, एग्जाम कब तक होंगे, तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम हो जाने चाहिए। हाँ, एक चीज और है, बड़े कमेंट आते हैं इस चीज को लेकर कि मैम अगर हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो क्या हम फॉर्म डाल सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। ये आपकी कैपेसिटी अगर है, अगर आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर को भी संभाल पा रहे हैं, यानी आप उस पर वर्क कर पा रहे हैं, उसमें टाइम दे पा रहे हैं, और सीटेट में भी आप टाइम दे पा रहे हैं, तो आप जरूर फॉर्म डालें। और क्या नहीं, कुछ नहीं तो हमें सीखने को तो मिलेगा कि पेपर आता कैसे है ना। तो जरूर आप लोग फॉर्म डालें। आप फर्स्ट सेमेस्टर में है, जैसे ही आपने
एडमिशन लिया, अगर उसके तुरंत बाद अगर सीटेट का फॉर्म आ जाता है तो आप उसमें फॉर्म डाल सकते हैं। और हाँ, एक चीज और भी कमेंट बहुत ज्यादा आते हैं एक चीज को लेकर कि मैम डीएलएड वाले जो है प्राइमरी में यानी प्राथमिक और जूनियर दोनों में डाल सकते हैं या प्राथमिक में ही सिर्फ। तो देखिए, जो डीएलएड वाले यानी बीटीसी वाले हैं वो प्राथमिक में भी डाल सकते हैं और जूनियर में भी डाल सकते हैं, ठीक है, यानी दोनों के लिए एलिजिबल है। लेकिन क्या है, जो बीएड वाले हैं वो जूनियर के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यानी डीएलएड बीटीसी वाले प्राथमिक का भी और जूनियर का दोनों का डाल सकते हैं फॉर्म। तो फिर फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी करने के लिए तैयार हो जाएं, रजिस्टर को मेंटेन कर लें, क्योंकि हर एक चीज आप लोग नोट करिएगा। जब चीजों को आप नोट करते हैं ना तो चीजें समझ में आती हैं। प्लस क्या होता है, जो हमारे सबसे सच्चे साथी है वो क्या है, वो हमारे नोट्स हैं, क्योंकि हमारे पास जब एक कलेक्शन हो जाता है खुद की हैंड राइटिंग से किया हुआ, फिर उसके बाद जब हम उसको रिवीजन करने बैठते हैं तो चीजें याद आने लगती हैं, क्योंकि हमारी उंगलियां भी कभी कभी बताती है, कभी कभी क्या बताती ही है कि ये चीज नहीं, ये चीज सही है। हमारी आंखें, कई इंद्रियां काम करने लगती हैं जब हम अपने नोट्स खुद से बनाते हैं, लिख कर बनाते हैं। कुछ लोगों की एक आदत होती है कि सिर्फ किताबों से पढ़ लिया, अरे ऐसे तो आपके पास कितना कलेक्शन होगा, क्लास लेने की जरूरत ही नहीं रहेगी, है ना, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन क्या होता है, जब हम नोट्स बनाते हैं तो हम अच्छे से तैयारी कर पाते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से क्लास में।